नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका ऑनलाइन संदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आज फंडामेंटल्स में पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी, वर्क एंड पावर के बारे में बताया। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हो तो कृपा करके जा करके देखें, जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस कॉन्कर्न विथ हीट एंड इट्स कन्वर्जन टू द मैकेनिकल एनर्जी। यह एक साइंस है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसके 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ में आता है जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम्स। इसका क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर कोई चीज़ का एक का टेम्परेचर, अगर हम कोई एक सब्सटेंस मांगते हैं, इसका टेम्परेचर बी के इक्वल है। इफ ए का टेम्परेचर ए और बी का टेम्परेचर, ये दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल है तो अगर देखा जाए तो बी का टेम्परेचर अगर सी के टेम्परेचर के बराबर है तो बाद में ए का टेम्परेचर भी सी के टेम्परेचर के बराबर होगा। इस चीज़ को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम्स। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है टेम्परेचर हर जगह समान रहना। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है हीट को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन को बताता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बॉयलर का एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाया था। टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड इज द सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन एंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। H इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू। H क्या है? हीट सप्लाई है। E क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है। W वर्क डन है। चलिए जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बहुत से लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो चलिए हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का माइक्रोस्कोप मतलब एक छोटा सा तो चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दीज आर विजुअलाइज्ड इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसे हम कैसे जान सकते हैं, एक देख सकते हैं। अगर हमें विजुलाइज करना है कि किसी भी सब्सटेंस मतलब किसी भी आपको पदार्थ का पोजीशन और वेलोसिटी को देख करके हम उसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की जान सकते हैं कि उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इन एडिशनल टू दीज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए सब्सटेंस पोस several microscope form of the energy due to the rotation, vibration, translation and interaction amount of the molecules of the substance। molecules of the substance के जो इंटरेक्शन से रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांजेक्शन होता है, ये भी एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म होता है। सम ऑफ ऑल दीज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है सभी चीज़ों का सम, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आइए थर्ड लॉ में, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ में सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं,
केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन दूसरा क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस इट इज द इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टू ऑल द हीट सप्लाई टू एन engine to get an equivalent amount of the work. Some portion of the heat supply is rejected. केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट में कहा जाता है कि अगर किसी इंजन को हीट सप्लाई किया जाता है, हीट सप्लाई टू द इंजन, अगर किसी भी इंजन को, मान लीजिए ये इंजन है, इंजन को अगर हीट सप्लाई करते हैं, इट मीन्स हीट अगर सप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा चीज वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ न कुछ भाग रिजेक्ट होता ही है। मतलब पूरा का पूरा हीट हम वर्क में चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ भाग हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। सम पोर्शन ऑफ द हीट सप्लाइड इज रिजेक्टेड। केल्विन एंड प्लांक ने ये कहा। क्लासियस स्टेटमेंट में कहा, क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू दिस विदाउट एनी इंटरनल एनर्जी हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। आप हमेशा कहीं देखते होंगे हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है? अगर हमारा हॉट बॉडी है और कोई कोल्ड बॉडी है, हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, ये नेचुरल। लेकिन हम कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर ले जाना चाह रहे हैं, इसके टेम्परेचर को हम इधर अगर ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें बाहर से कोई न कोई एनर्जी देना ही पड़ेगा, तभी कोई न कोई एनर्जी देना ही पड़ेगा, तभी हम ले जा सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी कोल्ड टू हॉट की तरफ नहीं ले जा सकते। इसीलिए इसमें बताया गया कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, बिना इसके एक्सटर्नल एनर्जी से हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया था। स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया गया कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सॉलिड और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट इक्वल रहता है हर जगह, लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। गैस में अलग अलग आप किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं उस गैस को, उसके अनुसार। जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट किसका? कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका स्पेसिफिक हीट का क्या होगा? H = mCv T2 - T1, मतलब डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, इक्वल टू m हमारा मास है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसी तरह हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में H = mCp T2 - T1 mCp ΔT टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर में हीट। और हमेशा Cp ग्रेटर देन रहता है Cv के। Cp एंड Cv रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस। हर गैस के लिए ये कांस्टेंट टर्म होते हैं Cp और Cv, और इनका रेशियो होता है Cp/Cv। इसे एक रेशियो को हम इससे भी डिनोट किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।